हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार एस्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका जैव मंडल एवं बायोम। ये आपका झारखंड सहायक आचार्य के जो यूनिट 2 में आपको पढ़ना होगा, वहाँ के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक उन मटेरियल्स को लेकर आया जाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैव मंडल और बायोम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पे बड़े शिकारों को की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सवाना वायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह पार्कलैंड भूमि में है जहाँ घास भूमियों में छिटके हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। और ये जो घास है ये 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश के प्रमुख घास है। ठीक है, सवाना प्रदेश मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के विशाल क्षेत्र से और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका व उत्तर ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। सवाना वायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती हैं। ये जो बायोम है, ये जो बायोस्फीयर है, इसमें हाथी आपको देखने को मिलेगा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरन, शेर, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में कौन से जानवर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत से कोई एक अलग आपको ऑप्शन दे सकता है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन थोड़ा डीप करके और थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र के जो बड़े शिकारों की भूमि है जिसको कि अफ्रीकन सफारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको क्या कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। सहजीविता जिसको म्यूचुअलिज्म बोला जा रहा है, यह एक समुदाय में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के बीच निकट साहचर्य है जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। जैसे लाइकेन में जहां कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करती है, वही शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका तो आपको क्वेश्चंस जो प्रीवियस वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार स्टेट और बीपीएससी का सोशियोलॉजी के सिलेबस को देखते हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 65th बीपीएससी में पूछा गया है 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो ये सारा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। इसको आप लोग ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं, उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो जहाँ पे जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, उसको आप लोग परितंत्र भी बोल सकते हैं, उसको बायोम भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से अधिक। किसी प्रजाति का जो आवास होता है, ठीक है, जिसको हैबिटेट बोला जा रहा है, जहाँ पे वो रहता है, कि वहाँ पे निकेत का तात्पर्य हो गया कि जहाँ पे प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और उसके संबंधों के उस योग को कहा जाता है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता और जनन के लिए अपने पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करती है। जहाँ पे वो रहता है वहाँ के वातावरण का, वहाँ के पेड़ पौधे, जलवायु, सब चीज़ का भोजन करता है। दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहते हैं जो जीव जंतु, वो सारे ही उसके अंतर्गत जो प्रतिक्रियाएँ करते हैं। ठीक है, तो उसको वो आवास के रूप में जान रहे हैं, बायोम के रूप में जाना जा रहा है। कल एक
स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम झारखंड सहायक आचार्य का प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो देखिए, आप चैनल में जाइएगा, चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे आपको झारखंड सहायक आचार्य का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो भी टॉपिक आपके हैं वो वहाँ पे मैं ऐड करते जा रही हूँ। और बाकी रहा जो अदर टॉपिक भी है, जैसे आपका हो गया मैक्स वेबर का, इमाइल दुर्खिम का, अगर आपको इस चैनल के वीडियो मिलते हैं तो उसको भी आप देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं जो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में उन सभी को आपको कंप्लीट करवा भी दूंगी। जो भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो सारा ही मैं करवा दूंगी और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति बोल रहा है कौन सा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो गल्फ ऑफ कम्बे यानी कम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। जबकि जो प्रवाल की जो कम्बे की खाड़ी है वहाँ पे आपको प्रवाल भित्ति नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपको कथन और कारण दिए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि नीचे आपको 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें एक को अभिकथन या दूसरे को कारण करेंगे। तो कथन में क्या है कि जीव मंडल एक खुला विविध तंत्र का उदाहरण है। कारण, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ए सही और आर गलत है। यानी जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जैविक एवं अजैविक संगठनों को शामिल किया जाता है। जितने जैव मंडल मतलब जितने भी प्रकार के आपके जैविक और अजैविक है वो सभी शामिल होंगे। जैव मंडल जो है वो वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल से निर्मित होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। ये जो जैव मंडल ये किससे निर्माण हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आपको स्थल मंडल भी देखने को मिलेंगे, वायुमंडल भी देखने को, जल मंडल भी देखने को। ये तीनों का ही जो सम्मिश्रण है वो क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल जीव मंडल का एक खुला विवृत रूप है या ओपन सिस्टम है का उदाहरण है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं होता, परंतु परिस्थितिकीय तंत्र ऊर्जा का 10% भाग ही पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है। इस ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है, अर्थात ऊर्जा के निवेश स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। अतः कथन जो है सही है कि, लेकिन जो कारण है वो उसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। क्या बोला जा रहा है, मानव जनित जीवों, मनुष्य के द्वारा किसकी रचना की गई है, क्या जल तंत्र की, क्या घास के मैदान की, क्या वर्षा वन की, या फसली भूमि की। तो मनुष्य क्या करता है, फसली भूमि अर्थात जहाँ पे वो फसल करता है, खेती करता है उसी का ना वो कहलाएगा फसली भूमि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फसली भूमि, जिसको कि क्रॉप लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु समेत इस प्रकार के जितने भी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो जीवोम यानी बायोम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो फसली भूमि होती है वो कृत्रिम होती है और मनुष्य के द्वारा बनाई गई वो जीवोम है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं आपके वर्षा वन हो गए, घास के मैदान हो गए, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक जीवोम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाया गया है वायोम। ठीक है, तो वायोम जो है वो 2 प्रकार से हो रहा है। क्या है, एक स्थलीय वायोम है और दूसरा जलीय वायोम। वायोम के 2 प्रकार हैं। स्थलीय वायोम के अंतर्गत आपका आ जाएगा वनीय वायोम, घास भूमि वायोम, मरुस्थलीय वायोम और टुंड्रा वायोम। अब है कि इसका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो जो वनीय वायोम हो गए, ठीक है, वन है, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, वायोम या टेगा वायोम। ठीक है, वायोम मतलब वही बायोस्फीयर के बारे में बोला जा रहा है। और जो घास भूमि होती है, किस प्रकार की घास भूमि होती है, तो सवाना, शीतोष्ण घास भूमि, ये सभी इसके अंतर्गत आए जाएंगे। फिर मरुस्थलीय वायोम है और टुंड्रा वायोम है।
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये तो हम लोग देख ले स्थलीय में। अब जलीय जो वायुम है यानी जल में जो पाए जाते हैं तो ये भी दो प्रकार के हैं, लवणीय जलीय वायुम और अलवणीय जलीय वायुम। वायुम का मतलब हो गया वायुमंडल, ठीक है, बायोस्फीयर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जहाँ पे सारे ये परित्र जितने भी ये चीज़ें हैं जो शामिल है। तो लवणीय जलीय वायुम में आपका सागरीय वायुम आ जाएंगे और प्रवालवृत्तीय वायुम आ जाएंगे। और जो अलवणीय जलीय वायुम है, जिसको मतलब लवणीय मतलब कि जो नमकीन होता है, ठीक है, और जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। तो किसमें नमक की मात्रा नहीं रहती है? तो नदी में, झरना में, झील में और तालाब में, इन सभी में आपको नमक की मात्रा जो है वो देखने को मिलती नहीं है। लवणीय जलीय वायुम और सागरीय वायुम, प्रवालवृत्तीय वायुम, ये हो गए। जो अलवणीय में क्या क्या हो जाएंगे? आपके नदी, झरना, झील और तालाब हो जाएंगे। तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है? तो उत्पादक का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? उत्पादक का। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैविक और अजैविक घटक पारिस्थितिकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्या करते हैं? तो क्रियाकलाप करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और करते हुए एक प्राकृतिक एवं खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिसमें वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्पादक जैविक अजैविक जगत के मध्य बिचौलियाँ होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा जितने भी परितंत्र के लिए ऊर्जा के लिए जो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं अपनी जड़ों द्वारा जल एवं अजैविक पदार्थ, जिसको पोषक तत्व बोला जा रहा है, इसमें वायु से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है, ठीक है, जो मात्रा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, किंतु इसमें बहुत सारे वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है, क्योंकि जो मतलब जो नीचे में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बढ़ोतरी हुई है, तो वो निचले भाग में भी नहीं रहती। किस कारण से नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, वो समुद्र के अंतर्गत जो पादप प्लवक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? उसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो उसको ले लेते हैं, जिसके कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, वहाँ पर उतना दूर तक नहीं जा पाता है। वैश्वीकरण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों की कमी एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण हाल ही के वर्षों में जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इसमें जो अधिकांश वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, इसका प्रमुख कारण यही है कि समुद्रों में जो पादप प्लवक है वो इसका क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोला जा रहा है कि सालामेंडर, अजगर और कंगारू, ये सही है। कैसे सही है हम लोग देखते हैं। जीवों के विकास यानी एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम जो है वो है सालामेंडर, अजगर और कंगारू। क्रमिक विकास जीव जंतु एवं परिवर्तनों के एक क्रम में जो लाखों वर्षों से होता आ रहा है, जिसमें नई प्रजातियों का उत्पादन होता है, अर्थात जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें परिवर्तन क्रमिक विकास में होते हैं। देखिए, जो मत्स्य वर्ग के होते हैं, ठीक है, मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग और सरीसृप। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आपका रोहू, मागुर, शार्क, टारपीडो, समुद्री घोड़ा, डॉगफिश, ये सभी आ जाएंगे मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। उभयचर जो हो गए मत्स्य वर्ग में आपका जो मछली प्रजाति के अंतर्गत हो गया। उभयचर हो गए जो कि पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो उसमें आपका हो जाएगा मेढक, सालामेंडर, माउंटेन चिकन, ये सभी आ जाएंगे।
और सरीसृप उसको बोला जाता है रेप्टाइल को, जिसको कि जो अपने शरीर से रेंग कर चलता है, ठीक है। जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब क्या है, ये सब रेंग कर चलते हैं, तो ये सब सरीसृप के अंतर्गत आ गए। और फिर आपका इस एक और आ जाता है स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग। तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा उद्भिदाव, वेल, चमगादड़, चूहा और ये सभी आ जाएंगे, यानी ये सब क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। और जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत हो जाते हैं, जैसे आपका शुतुरमुर्ग हो गया, कबूतर हो गया, ये सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं, जो उनका जो बच्चा होता है वो अंडे के रूप में होता है, तो उसको पक्षी वर्ग के अंतर्गत भी रखा जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो सार्क, कच्छप और उद्भिलाव ये सही क्रम नहीं है। हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन उसको आप फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। जो एक टिकाऊ जैव समूह है उसको कहा जाता है चरम अवस्था, क्लाइमेक्स बोला जा रहा है। इकोटोन दो वायुओं के मध्य का संक्रमणकाली या अति व्यापक क्षेत्र होता है, जिसमें जो दोनों वायुओं के जंतु और पादप पाए जाते हैं। अनुक्रमण या सक्सेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में टिकाऊ जैव समूह को चरम अवस्था कहते हैं। जब किसी आवास में वनस्पति समुदाय परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद स्थिर दशा को प्राप्त हो जाता है तो क्रमक पूर्ण हो जाता है, और इस दशा में पादपों का सर्वाधिक विकास हमें देखने को मिलता है, जो कि चरम समुदाय या चरम अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो भिन्न समुदाय का जो संक्रांति क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में इसका डिस्कशन देखें। नेक्स्ट है कि एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, अनुक्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुक्रमण। अनुक्रमण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक स्थायी समुदाय जो होते हैं वो स्थापित हो जाता है। जब एक समुदाय का स्थान चेंज होते रहता है और दूसरे समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमण यानी सक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। सही क्रम के बोला जा रहा है तो आपका नग्नीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण जो है, स्थिरीकरण, ये इसका सही अनुक्रमण है। जैविक अनुक्रमण का ये सही अनुक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। इसको सही आपको अनुक्रम को सजा के लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए से 2, 1, 3, 4 है। हम लोग इसका डिस्कशन में देखते हैं कि जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पारिस्थितिकी अनुक्रम को कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी अनुक्रम के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रमण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा तथा स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक या क्रियात्मक अवधारणा है जिसमें जीवों और उनके वातावरण के मध्य विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का क्रम जो है वो चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाती है। तो उसको बोला जाता है वहन क्षमता। क्या बोला जाता है, वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की वो अधिकतम क्षमता जो संख्या जिसको कि पर्यावरण समर्थन करता है उसको वहन क्षमता कहा जाता है। जबकि जनसंख्या किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है और जैव द्रव्यमान किसी क्षेत्र विशेष पे उपस्थित जीवों की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है। तो मूंगा, ठीक है, जिसको कोरल बोला जा रहा है, प्रवाल बोला जा रहा है, छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया जो है वो संचालित होती रहती है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है
ऑस्ट्रेलिया के समीप जो कोरल सागर है वहाँ पे जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। हिंद महासागर व अन्य क्षेत्रों में स्थित जो भी पर्यावरण प्रवाल भित्तियों पर भी इसका दूषित पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे कि वे मृत होते जा रहे हैं। जैव विविधता की दृष्टि से जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अवशोषित करेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बोल रहा है कि पन्ना, माणिक और पुखराज जैविक मूल से संबंधित न होकर विभिन्न खनिजों के सम्मिश्रण से बने तत्व होते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के संदर्भ में, जो कि आपका झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस में मेंशन है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको वीडियो में कोई कुछ भी अपडेट करना हो, आपको किस प्रकार के क्लास चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले क्लास में उसको मैं और आप तक बेहतर ढंग से लेकर आ सकूं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।